चलो वेलकम डे स्टूडेंट। तो आज हम रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लेक्चर नंबर 3 में हैं। पहले दो लेक्चर्स में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने तो देखा था कि ये चैप्टर में हमको दो पार्ट्स में पढ़ना है। एक रेसिडेंशियल स्टेटस एक पार्ट है एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेकंड पार्ट है। तो हमने रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या क्या पढ़ना हमने वो देख लिया कि सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट टू डिसाइड, कि ये चैप्टर में क्या डिसाइड करना है। तो ये डिसाइड करना है कि कोई भी जो असेसी है या इंडिविजुअल है वो इंडिया का रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। फिर था वाई टू डिसाइड, क्यों डिसाइड करना है, क्योंकि अगर वो रेसिडेंट होगा तो उसके लिए वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल होगा, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम बोथ। और अगर वो नॉन रेसिडेंट होगा तो उसके लिए खाली एक ही इनकम टैक्सेबल होगा, कौन सा इनकम, तो इंडियन इनकम। ठीक है। उसके बाद था हाउ टू डिसाइड, कि किसी को भी हम कैसे पता करेंगे कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। तो उसके लिए मैंने बताया था दो बेसिक कंडीशन चेक करना होता है। अगर दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इट मीन जो असेसी और रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि कैसे बेसिक कंडीशंस को चेक करते हैं। ठीक है। दो बेसिक कंडीशन था क्या, तो पहला था कि स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920 एंड सेकंड बेसिक कंडीशन में दो पार्ट था, जिसमें पहला पार्ट था कि स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920 एंड सेकंड पार्ट था कि स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में किया था कि दो एक्सेप्शन है बेसिक कंडीशन का, मतलब दो लोग ऐसे हैं जिनके लिए खाली पहला ही बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल है, जिसमें पहला था एन इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि कोई भी भारत के अंदर का नागरिक अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ता है तो उस केस में खाली पहला बेसिक कंडीशन चेक करने का, सेकंड वाला उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड सेकंड एक्सेप्शन क्या था, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन केम टू इंडिया फॉर विजिट, अगर कोई भी भारतीय मूल का नागरिक इंडिया विजिट करने के लिए आता है तो उस केस में भी खाली पहला बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन चेक करेंगे नहीं। ठीक है। उसके बाद था अगर कोई रेसिडेंट बन जाता है, मान लो कि बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और असेसी रेसिडेंट बन गया, तो रेसिडेंट बनने के बाद उसका चेक करते हैं एडिशनल कंडीशन। कितने एडिशनल कंडीशन है, दो। अगर दोनों सेटिस्फाई हो गया तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दोनों में से एक सेटिस्फाई हुआ या एक भी नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है। और दो एडिशनल कंडीशन है क्या, तो पहला है कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 और मोर ईयर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, कि पिछले 10 साल में चेक करो क्या वो कोई भी 2 साल इंडिया का रेसिडेंट था। एंड सेकंड एडिशनल कंडीशन है कि स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, कि ये चेक करो कि पिछले 7 प्रीवियस ईयर में क्या इंडिया में वो 730 डेज या उससे ज्यादा था कि नहीं। ठीक है। तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट में हमने समरी भी बनाया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि मिस्टर संजय एन इंडियन सिटीजन, कि मिस्टर संजय इंडियन सिटीजन है, वेंट टू यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम, वो यूएसए चला गया पहली बार। ठीक है। पहली बार यूएसए गया, क्यों गया, तो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि वो काम करने के लिए यूएसए चला गया मिस्टर संजय। कब गया, तो बोला है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन 10 मई 2019, 10 मई 2019 को, 10 मई 2019 को वो कहां चला गया, यूएसए पहली बार। क्यों गया, तो फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसको हो सकता है वहां पे काम लग गया तो वो यूएसए चला गया 10 मई 2019 को। ओके। आगे बोला है ही केम बैक टू इंडिया, वापस भी आ गया वहां से। कब आया, तो ही केम बैक टू इंडिया ऑन 19 नवंबर 2019, 19 नवंबर 2019 को वो वापस इंडिया आ गया। केम बैक टू इंडिया, केम बैक टू इंडिया। ठीक है। इंडिया वापस आ गया 19 नवंबर 2019 को। फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। हमको बोला फाइंड करो वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। सबसे पहला इंडियन सिटीजन ने एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ा, बराबर, तो इसके लिए खाली एक ही बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगा, पहला वाला। सेकंड वाला इसके केस में चेक करेंगे नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन में आ गया। अब जब भी रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे टाइमलाइन हमारे प्रीवियस ईयर का। फर्स्ट लेक्चर में बताया था टेक्स्ट के कि हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 1920, असेसमेंट ईयर क्या है 2021। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में बोल सकता है कि फाइंड आउट इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, या बोल देगा असेसमेंट ईयर 2021। यहाँ पे असेसमेंट ईयर बोला है तो 2021। ठीक है। कुछ भी बोल सकता।
तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जब भी सॉल्व करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन तो हम ड्रॉ करेंगे टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर के लिए। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 1920, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 को, खत्म होता है 31 मार्च 2020 को। चलो प्रिपेयर करेंगे टाइमलाइन। स्टार्ट कब हो रहा है 1 अप्रैल 2019, एंड कब होगा 31 मार्च 2020। ओके, ये हमारा टाइमलाइन है। उसके बाद ये दोनों डेट के बीच में जो भी डेट क्वेश्चन में आएगा उसको टाइमलाइन पे पुट करेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 के बाद से और 31 मार्च 2020 के पहले तक का कोई भी अगर डेट होगा तो उसको हम टाइमलाइन पे सेट करेंगे। हमारे क्वेश्चन में खाली 2 ही डेट था। एक डेट था कि 10 मई 2019 को यूएसए चला गया, तो 10 मई 2019 1 अप्रैल 2019 के बाद है कि नहीं, और 31 मार्च 2020 के पहले है। मतलब ये जो डेट है यह अपने प्रीवियस ईयर 1920 में आता है तो इसको टाइमलाइन पे लेंगे। तो 10 मई 2019 इसको हमने टाइमलाइन पे ले लिया, और इस डेट पे वो यूएसए गया था तो यहां पे हम लिखेंगे आउट कि ये डेट पे वो बाहर चले गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में और एक डेट दिया है 19 नवंबर 2019। अब 19 नवंबर 2019 ये भी 1 अप्रैल 2019 के बाद आता है और 31 मार्च 2020 के पहले आता है। मतलब ये जो डेट है 19 नवंबर 2019 ये भी हमारे प्रीवियस ईयर 1920 में आता है। तो हम इसको अपने टाइमलाइन पे लेंगे 19 नवंबर 2019, और ये डेट पे क्या हुआ तो वापस इंडिया आ गया। मिस्टर संजय 10 मई को गया था और 19 नवंबर को वापस आ गया, तो यहां पे हम लिखते हैं इन कि वापस आ गया। अब टाइमलाइन पे बनाया हमने, डेट डाल दिया जो भी हमारे प्रीवियस ईयर का डेट था। अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2019-20। अब काउंट करो कि 2019 और 20 में वो इंडिया में कितना दिन था। अब 2019 और 20 में कितना महीना होगा 12 महीना। कहां से स्टार्ट होगा अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब और मार्च। अब ये 12 मंथ्स होंगे। अब हमको काउंट करना है कि ये अप्रैल में इंडिया में कितना दिन था, ये 19 और 20 में। मई में इंडिया में कितना दिन था, जून में कितना दिन था, जुलाई में कितना दिन था, ऐसे करके मार्च तक काउंट करना है कि कौन कौन से मंथ में कितना कितना दिन था, ठीक है। चलो अब देखो, पहली बार वो इंडिया से बाहर गया, कब गया 10 मई को, तो 1 अप्रैल से लेकर 10 मई तक वो इंडिया में ही था। जितने भी टाइम इंडिया में था हम उसको ना ऐसे शेयर कर देते हैं, जितने भी टाइम वो इंडिया में था हम उसको वहां पे शेयर कर देते हैं कि ये इंडिया में था, इतने पीरियड में इंडिया में था। फिर 10 मई को वो चले गया, 19 नवंबर को रिटर्न आया, तो 10 मई से लेके 19 नवंबर तक वो इंडिया के बाहर था। तो ये जो पीरियड है इस पीरियड में वो आउट था, इंडिया के बाहर था, इंडिया में था ही नहीं। फिर 19 नवंबर को वापस आ गया। अब 19 नवंबर को वापस आया, उसके बाद वो इंडिया के बाहर गया नहीं, तो यहां से लेके 31 मार्च तक वापस वो इंडिया में ही था, ठीक है। अब काउंट करते हैं, अप्रैल में कितना दिन था वो इंडिया में, मई में कितना दिन था, जून में कितना था, जुलाई में कितना था, ऐसे मार्च तक काउंट करते हैं। देखो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ हमारा टाइमलाइन, 30 अप्रैल तक, अप्रैल में होता है 30 डेज, ठीक है। तो 30 अप्रैल तक क्या वो इंडिया के बाहर गया, नहीं गया, मतलब अप्रैल में पूरा का पूरा 30 दिन वो इंडिया में ही था, तो 30 डेज प्लस। मई में कितने तारीख को गया, 10 तारीख को, तो 1 तारीख को भी यही था, 2 तारीख को भी यही था, 3 मई को भी यही था, 4 मई को भी यही था, 10 मई को गया। तो जिस दिन जाते हैं वो दिन को भी काउंट करते हैं कि इंडिया में था। तो 10 मई को चले गया, फिर मई में रिटर्न आया क्या, आया ही नहीं, मतलब मई में खाली 10 ही दिन था, ठीक है।
10 मई को गया, क्या जून में रिटर्न आया? नहीं आया। क्या जुलाई में रिटर्न आया? नहीं आया। तो जून में 0 डेज था इंडिया में, जुलाई में भी 0 डेज था इंडिया में। अगस्त में रिटर्न आया क्या? नहीं आया। अगस्त में भी इंडिया में 0 डेज था। सितंबर में रिटर्न आया? नहीं आया, मतलब सितंबर में भी इंडिया में 0 डेज था। अक्टूबर में रिटर्न आया? नहीं आया, मतलब इंडिया में अक्टूबर में भी 0 डेज था। नवंबर में आया, कितने तारीख को आया? 19 तारीख को। जिस तारीख को जाते हैं और जिस तारीख को आते हैं दोनों दिन काउंट होता है, तो 19 तारीख को आया। अब 19 तारीख से काउंट करेंगे नवंबर में कितना दिन था। तो नवंबर में 19 तारीख को था, 20 तारीख को था, 21 को था, 22 को था, 23 को था, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। नवंबर में भी खाली 30 डेज होता है, ठीक है। तो 19 तारीख से लेकर 30 तारीख तक नवंबर में वो इंडिया में था। तो देखते हैं नवंबर में कितना दिन था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इट मींस नवंबर में वो 12 दिन के लिए इंडिया में था। नवंबर में आया, मार्च तक इंडिया के बाहर गया ही नहीं। तो दिसंबर में भी पूरा यहीं पे था। दिसंबर कितने दिन का होता है? 31 डेज का। तो 31 डेज तक वो इंडिया में था दिसंबर में। उसके बाद जनवरी में भी बाहर नहीं गया, तो जनवरी भी कितने दिन का होता है? 31 डेज का। तो जनवरी में पूरा 31 डेज वो इंडिया में था। उसके बाद फरवरी, अब फरवरी कभी 28 दिन का होता है, कभी 29 दिन का, ठीक है। अब 28 डेज का कौन कौन से ईयर में होता है तो वो काउंट करेंगे, और 29 डेज का कौन कौन से ईयर में होता है वो काउंट करते हैं, ठीक है। अब हमारा ये जो फरवरी है, हमारा ये फरवरी यहां पे जो है, ये हमारा फरवरी है आपका 2020 का फरवरी है, यहां पे 2020 का फरवरी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 2020 में फरवरी 28 दिन का होता है कि 29 दिन का। तो जो भी लीप ईयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे साल 2000 था, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, तो हर 4-4 साल पे लीप ईयर आता है, ठीक है। तो जो 2020 है ये भी लीप ईयर था, और लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है? 29 डेज का। और हमारा ये जो फरवरी है 2020 का है, 2020 के फरवरी में कितना दिन होगा? 29 डेज। और हमारा जो मिस्टर संजय था फरवरी में पूरा यहीं पे था इंडिया में ही, तो फरवरी में वो कितना दिन था? 29 डेज। यही फरवरी अगर 2019 का होता तो कितना लेते? 28, ठीक है। उसके बाद मार्च में भी यहीं पे था, कहीं गया ही नहीं था, तो मार्च में होता है 31 डेज, तो मार्च में भी पूरा यहीं पे था, ठीक है। तो ये ऐसे काउंट करते हैं नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 1920। तो 19 और 20 में अप्रैल में 30 दिन था, मई में 10 दिन, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में एक भी दिन नहीं था, नवंबर में 12 दिन था, दिसंबर में 31 डेज था, जनवरी में 31 डेज था, फरवरी में 29 डेज था, मार्च में 31 डेज था, ठीक है। तो आपको कौन से मंथ में कितना डेज है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हर मंथ में, किसी मंथ में 31 डेज होता है, किसी में 30 होता है। फेब में या तो 28 डेज होगा या तो 29 डेज होगा, ठीक है। 28 डेज जो लीप ईयर नहीं होता उसमें होता है 29 डेज। जैसे अगर साल 2000 का फरवरी है तो उस साल के फरवरी में 29 डेज होगा, 2004 के फरवरी में 29 डेज होगा, 2008 के फरवरी में 29 डेज होगा। हमारा फरवरी कौन से ईयर का था? 2020 का, तो यहाँ 29 डेज हम लेंगे, ठीक है। और कौन से मंथ में 30 या 31 डेज होता है तो ये भी हम काउंट कर सकते हैं हाथ पे, कि ये जो ऊपर होगा 31 काउंट करो जनवरी, जो नीचे होगा उसको हम क्या काउंट करेंगे? 30। फिर मार्च ऊपर है तो इसको क्या काउंट करेंगे? 31, ठीक है। फिर अप्रैल नीचे है तो क्या काउंट करेंगे? 30। तो ऐसे हैंड पे भी हम काउंट कर सकते हैं कि कौन से मंथ में 31 डेज है, कौन से मंथ में 30 डेज है। खाली फरवरी का ध्यान रखना है कि फरवरी अगर लीप ईयर का होगा तो 29 डेज होगा, लीप ईयर के अलावा अगर किसी ईयर का होगा तो फरवरी में कितना दिन होगा? 28 डेज, ठीक है। चलो, तो हमने देख लिया, अब इसका टोटल करते हैं कि कितना डेज था। तो इक्वल टू 30 और 10 40, उसके बाद ये 12, उसके बाद 31 31, 29 और 31 टोटल करेंगे। तो यह आपका होगा 174 डेज। मतलब वो 2019 और 20 में अपने प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितने दिन के लिए था? 174 डेज के लिए था, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बनाने का? टाइमलाइन, फिर चेक करने का कि वो जो है वो प्रीवियस ईयर में कितने दिन के लिए इंडिया में है, जो असेसी है, ठीक है।
इसके बाद चेक करते हैं बेसिक कंडीशन। तो वेरिफिकेशन ऑफ बेसिक कंडीशन। ठीक है, कितना बेसिक कंडीशन है? तो 2 बेसिक कंडीशन है, तो दोनों यहां पे लिखेंगे। ठीक है, 3 कॉलम यहां पे प्रिपेयर होता है। पहला कॉलम बनता है कंडीशंस का, ठीक है। सेकंड कॉलम बनता है नंबर ऑफ डेज का, नंबर ऑफ डेज। एंड थर्ड कॉलम बनता है हमारा सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, कि कंडीशन में सेटिस्फाइड है कि नॉट सेटिस्फाइड। अब लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 है हमारा पहला कंडीशन। बेसिक कंडीशन नंबर मैंने आपको लिखाया था कि स्टे इन इंडिया फॉर 182 days or more in previous year 2019-20। ये पहला बेसिक कंडीशन था कि 2019-20 में क्या इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा था। या तो सेकंड बेसिक कंडीशन का पहला पार्ट क्या था, स्टे इन इंडिया फॉर 60 days और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920। कि इंडिया में 2019-20 में क्या 60 डेज से ज्यादा था। सेकंड कंडीशन का पहला पार्ट था। एंड सेकंड कंडीशन का सेकंड पार्ट क्या है कि स्टे इन इंडिया फॉर 365 days or more in last 4 previous year। कि पिछले 4 साल में चेक करो क्या इंडिया में 365 डेज या उससे ज्यादा था। लास्ट 4 प्रीवियस ईयर का मतलब अपने प्रीवियस ईयर को छोड़ के, एक्सेप्ट 2019 एंड 20, अपने प्रीवियस ईयर को छोड़ के। ओके, अब हमारा जो केस था, मिस्टर संजय इंडियन सिटीजन था, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ा था। तो मैंने बताया था इंडियन सिटीजन अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ता है तो उसके केस में सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एप्लीकेबल नहीं होता है तो हम यहाँ पे सेकंड वाला चेक नहीं करेंगे, बेसिक कंडीशन है। तो रूल क्या बोलता है कि 2 बेसिक कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई हो गया, या तो पहला या तो दूसरे का दोनों, तो हम असेसी को रेसिडेंट बोलेंगे। लेकिन इसके केस में सेकंड बेसिक कंडीशन तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड बेसिक कंडीशन के सामने कि नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल क्यों नहीं एप्लीकेबल? बिकॉज इंडियन सिटीजन, चलो पूरा लिखते हैं, मिस्टर संजय एन इंडियन सिटीजन, मिस्टर संजय एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर याद कर लो, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर यहाँ पे किसी अदर कंट्री का सिटीजन होता, यूएसए सिटीजन, कैनेडियन सिटीजन, और वो अगर इंडिया छोड़ता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उस केस में दोनों बेसिक कंडीशन चेक करते हैं। लेकिन मिस्टर संजय कौन सा सिटीजन है? इंडियन सिटीजन। और कोई भी इंडियन सिटीजन अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ेगा तो उस केस में खाली पहला बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, सेकंड वाला चेक करेंगे नहीं। तो यहाँ पे सेकंड नॉट एप्लीकेबल बिकॉज मिस्टर संजय एन इंडियन सिटीजन, मिस्टर संजय इंडियन सिटीजन है, लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इसलिए सेकंड वाला इसके लिए नॉट एप्लीकेबल है। ओके, सेकंड बेसिक कंडीशन इसके लिए नॉट एप्लीकेबल है मिस्टर संजय के लिए। क्लियर? चलो पहला कंडीशन चेक करते हैं। पहला कंडीशन क्या बोलता है?
स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920। बोलता है अगर प्रीवियस ईयर 19-20 में इंडिया में 182 डेज से अगर ज्यादा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और हम मिस्टर संजय को रेसिडेंट बोलेंगे। लेकिन 2019 और 20 में मिस्टर संजय इंडिया में कितना दिन है हमने काउंट किया है, वो खाली 174 डेज है, तो वो इंडिया में खाली था 174 डेज और खाली 174 डेज था, तो ये कंडीशन क्या हो गया, नॉट सेटिस्फाइड। ये कंडीशन सेटिस्फाइड कब होता, अगर 182 या उससे ज्यादा होता, तो ये तो खाली 174 डेज था। ओके क्लियर है। अब पहला कंडीशन एक ही तो चेक ही करना है, दूसरा तो है ही नहीं, पहला ही कंडीशन चेक करना है, वही नॉट सेटिस्फाइड हो गया तो मिस्टर संजय को हम क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 या फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20। तो लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखते हैं, क्या लिखें कंक्लूजन में कि मिस्टर संजय इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिस्टर संजय इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। अपना असेसमेंट ईयर रही है और प्रीवियस ईयर अपना क्या है 2019-20। तो ये होता है कि जब भी रेसिडेंट स्टेटस का क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन रीड करो देखने का कि जो असेसी एक्सेप्शन में आता है कि नहीं। अपने क्वेश्चन में एक्सेप्शन में था, इसलिए एक ही बेसिक कंडीशन चेक किया, सेकंड वन नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ रहा, या इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया विजिट के लिए आएगा तो उसके इसमें खाली पहला कंडीशन चेक करेंगे। हाँ, यहाँ इंडियन सिटीजन के अलावा अगर कोई और सिटीजन होता और वो अगर इंडिया छोड़ता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उस केस में दोनों बेसिक कंडीशन चेक करते, पहला नहीं सेटिस्फाइड होता तो दूसरा भी चेक करते, ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो हम क्या बोलते हैं, रेसिडेंट। और एक बार रेसिडेंट बन गया तो आगे चेक करते हैं एडिशनल कंडीशन। लेकिन मिस्टर संजय क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट, तो आगे जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन में सबसे पहले बनाएंगे टाइमलाइन हमारे प्रीवियस ईयर का, फिर डेट डालेंगे, जो जो अपने प्रीवियस ईयर का डेट होगा क्वेश्चन में उसको टाइमलाइन में डालेंगे, फिर नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे कि अपने प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितना दिन था असेसी, फिर चेक करेंगे बेसिक कंडीशन, सेटिस्फाइड हुआ तो रेसिडेंट बोलेंगे, नॉट सेटिस्फाइड हुआ तो नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। हमारे क्वेश्चन में सेकंड वाला एप्लीकेबल नहीं था बेसिक कंडीशन, इसलिए खाली पहला चेक किया, पहला नॉट सेटिस्फाइड हो गया तो हमने मिस्टर संजय को क्या बोल दिया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, क्वेश्चन को और सोल्यूशन को, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग मैसेज करके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो, पहले क्वेश्चन लिखो, टाइमलाइन बनाओ, नंबर ऑफ डेज काउंट करो और ये बेसिक कंडीशन का फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। तो ये हमारे लेक्चर में आज था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये लेक्चर के लिए इतना ही था, क्वेश्चन नंबर 1।